हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर की, जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आज से हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। अब ये काइनेमेटिक्स क्या है? तो काइनेमेटिक्स डील करता है मोशन से। किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मोशन वो आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। तो जो मोशन इन 1D है या मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ये भी काइनेमेटिक्स का एक पार्ट है। अब मोशन एक्चुअली है क्या? व्हाट इज मोशन? या हम किसी को बोलें कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप ये सोचिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ एक कार में बैठे हैं और आपका फ्रेंड जो है कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है। अब दोनों आप अपनी अपनी सीट पे हैं। सोचिए कि आपके हिसाब से अगर आप अपने फ्रेंड को देखते हैं तो क्या लगेगा आपको, वो आपका फ्रेंड जो है वो मोशन में है या रेस्ट पे है? आप अपने फ्रेंड को देख रहे हैं जो ड्राइविंग सीट पे है, तो आपको तो ये लगेगा ना कि वो बैठा हुआ है, पूरा का पूरा एज इट इज वहीं बैठा है ना। आपके रिलेटिव, मैं बोल रहा हूँ आपके रिलेटिव, मतलब आप जब देख रहे हैं तो आप जहां बैठे हैं वो जहां बैठा है, क्या कोई पोजीशन में चेंजेस हो रहे हैं क्या दोनों के? नहीं। तो आपके हिसाब से तो वो रेस्ट पे है। लेकिन सोचो कि तीसरा दोस्त जो बाहर रोड पे खड़ा हुआ है, वो आप दोनों को जाते हुए देखता है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो क्या आप दोनों ही मोशन में हैं? भाई उसके हिसाब से आप कार के साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पे बैठा वो आपके हिसाब से तो रेस्ट में था, लेकिन आपका जो दोस्त बाहर सड़क पे खड़ा हुआ है उसके हिसाब से वो मोशन में था। तो हमें एक बात समझ में आती है कि मोशन या रेस्ट जो है ये रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव मतलब ये डिपेंड करते हैं कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसी ऑब्जर्वर को हम रेफरेंस फ्रेम कह देते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं? रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम मतलब जिस फ्रेम में या जिस पॉइंट पे खड़े होके आप किसी मोशन को देख रहे हैं वो कहलाता है रेफरेंस फ्रेम। तो जब भी हम मोशन की बात करेंगे हम रेफरेंस फ्रेम की बात करेंगे। अब जनरली जब रेफरेंस फ्रेम कुछ नहीं गिवन है तो हम ग्राउंड को रेफरेंस मानते हैं कि भाई ग्राउंड पे खड़े हैं और मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्लियर है बात? ओके। अब मोशन की अगर डेफिनेशन दी जाए तो क्या बोलेंगे? तो मोशन की डेफिनेशन क्या बोलेंगे जो आपको सेकंड लाइन में लिखी हुई है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस चेंजेस विद टाइम। तो क्या सिर्फ इतना काफी है, या फिर हमें ये भी लिखना पड़ेगा साथ में रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, है ना? क्योंकि अभी ने बात करी कि ये जो है रिलेटिव टर्म है। तो कहलाएगा कि अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, अदरवाइज रेस्ट पे है। अब मोशन कैसे कैसे हो सकते हैं? तो मोशन अगर डायमेंशन के हिसाब से बात करो तो 1D 2D और 3D तीन टाइप के हो सकते हैं। 1D को लीनियर बोलते हैं और यही 1D मोशन हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसका अगला चैप्टर जब आएगा तो हम उसमें 2D मोशन की बात करेंगे या प्लेनर मोशन की बात करेंगे। और तीसरा 3 डायमेंशनल मोशन, ये उस 2D के साथ ही हम किसी किसी जगह पे कवर करेंगे। अब अगर बात करें तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में देखिए फर्स्ट जो डायग्राम है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट ऊपर से स्लाइड करके नीचे आ रहा है उस इंक्लाइन पे। तो ये मोशन कैसा है? 1D मोशन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमेशा इस पाथ पे ही चलेगा, हमेशा इसी पाथ पे चलने वाला है, इसी स्लाइड पे चलने वाला है। तो एक ही लाइन के अलोंग जब चलेगा तो इसे बोलते हैं 1D मोशन। या फिर एक ऑब्जेक्ट को आपने जब ऊपर से ड्रॉप कर दिया, तो जैसे आपने ड्रॉप किया ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आके नीचे गिरेगा। जब स्ट्रेट लाइन में आके नीचे गिर रहा है तो ये भी कैसा है? 1D मोशन। अच्छा, 2D मोशन कैसा हो सकता है? तो आप एक पत्थर उछालेंगे इस तरीके से अपने, मान लीजिए सामने कोई खड़ा है, उसे आप कैच दे रहे हैं, कुछ फेंक के दे रहे हैं, तो सामने वाला कैच कर रहा है। तो जब आपने फेंका तो ये जो पाथ फॉलो हुआ, ये पाथ होगा 2D मोशन में, क्योंकि अब देखो ध्यान से, तो ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली भी ऊपर गया और इस डायरेक्शन में भी आगे गया। तो अब जो ऑब्जेक्ट का मोशन था वो
इस तरीके से था, और ये लगातार दोनों साथ में चले, भाई ऊपर भी गया और आगे भी बढ़ता गया। तो इस मोशन को कहते हैं 2D मोशन, ये किसी एक लाइन में नहीं था। ऐसे ही अगर सर्कल में कोई घूम रहा है लगातार, तो सर्कुलर मोशन भी कैसा होता है? 2D मोशन। तो सर्कुलर मोशन भी 2D मोशन हो गया। तो 3D मोशन है, 3D मोशन में क्या है, जैसा एक स्पाइरल आप बना लीजिए, अगर स्पाइरल में कोई घूम रहा है तो उसे कहते हैं हम 3D मोशन। ठीक है, अब ये तो हो गए मोशन की डायरेक्शन या डायमेंशन के हिसाब से उसके क्लासिफिकेशन। अब अगर अपन बात करें कि मोशन और किस किस टाइप के हो सकते हैं, उसका और क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, तो हम कहते हैं कि मोशन जो है वो जनरली ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है या रेक्टिलिनियर मोशन हो सकता है। तो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब कि एक ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है और वो ऑब्जेक्ट, लेट से एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, ऐसा अपन एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया, ठीक है। अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगर मैं शिफ्ट करता हूं यहां से यहां तक, तो ये एज इट इज पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि इसका हर एक पार्टिकल शिफ्ट हुआ है सेम डिस्टेंस से। तो जो पार्टिकल यहाँ था वो अब यहाँ आ चुका है, बिल्कुल इसी टाइप के मोशन में यहाँ तक आ चुका। जो पार्टिकल यहाँ था वो अब यहाँ आ चुका है, और ये मोशन भी बिल्कुल सेम रहा है, स्ट्रेट लाइन्स रही हैं। तो ऐसे मोशन को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, जब ऑब्जेक्ट का हर एक पार्टिकल बिल्कुल सेम पैरेलल लाइंस में आगे शिफ्ट हुआ हो, ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसमें कोई एंगल चेंज नहीं हुआ, कोई रोटेशन नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो आता है सर्कुलर या रोटेटरी मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या है? तो सोचो कि यही ट्यूनिंग फॉर्क जो यहाँ रखा हुआ था अपन ने इस तरीके से, अब इसे मैं ट्रांसलेट ना करके रोटेट कर दूं, तो मैंने इसे इस एक्सेस के अबाउट थोड़ा सा घुमा दिया, तो ये थी एक्सेस, और अब जो मेरा ट्यूनिंग फॉर्क दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से। तो ये हो गया है, घूम गया है, कितना एंगल से? कुछ थीटा एंगल से घूम गया। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। या इसे हम अगर अपनी एक्सेस पे ऐसे घुमाते तो इसे कहते रोटेशन। तो जो पंखा करता है वो रोटेशनल मोशन है। अब इसमें देखो तो हर एक पॉइंट की जो लेंथ है वो अलग अलग ट्रांसफर हुई है। क्लियर है बात? और अगर तीसरी बात करें ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन की, तो ऑसिलेशन क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट, जो यही ट्यूनिंग फॉर्क है, इसको अगर मैं लेट्स से किसी हार्ड सरफेस पे हिट करूं, तो ये इसके जो दोनों फ्लैंक्स हैं वो लगातार वाइब्रेट करेंगे। ये अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा ऐसे, और ये अपनी पोजीशन पे ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो जो वाइब्रेशन होता है वो भी एक मोशन में काउंट होता है, और उसे कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। तो मोशन में हमने तीन ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। पहला ट्रांसलेशन, की पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो जाए पैरेलली। सेकंड था सर्कुलर मोशन या रोटेशन, जिसमें एंगल में चेंज होता है, घूमता है। तीसरा है वाइब्रेशन, की अपनी जगह रखा हुआ है लेकिन उसके पार्टिकल्स जो है वो लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वाइब्रेटरी मोशन। तीन टाइप के मोशन आपने पढ़ लिए। ठीक है, अब अभी जो हम बात करने वाले हैं वो रहेगा ट्रांसलेटरी मोशन, और उसमें भी सिर्फ 1D। ये हमारा अभी लिमिटेशन है इस चैप्टर का। तो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा शिफ्ट होगा, और दूसरा 1D, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पूरा मूव करेगा। ठीक है, ये हमारा इस सब चैप्टर में रहेगा। ओके, तो काइनेमेटिक्स के बारे में हमने बात करी थी कि मोशन से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो काइनेमेटिक्स में डील होती हैं। जब काइनेमेटिक्स खत्म करेंगे तो उसके बाद हम जाएंगे डायनामिक्स पे। तो डायनामिक्स में हम बात करेंगे जो मोशन के कॉज को भी रिलेट करती है। मोशन किस वजह से होता है? कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उसको मोशन देना है तो आप उसे पुश करेंगे या पुल करेंगे या फिर थ्रो करेंगे, जैसा भी है, लेकिन आप उस पर एक एक्सटर्नल इफेक्ट, फोर्स लगाएंगे या घुमाएंगे तो टॉर्क लगाएंगे, ये सारी बातें उसके साथ होंगी। तो उन चीजों को भी अगर रिलेट किया जाए मोशन से, तो वो पूरा पोर्शन बनता है डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स हम बात करेंगे बाद में, जब हम मोशन इन 1D, मोशन इन 2D ये पढ़ लेंगे, फिर हम चलेंगे डायनामिक्स पे। तो फिलहाल अपना चैप्टर अपन शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन और मोशन इन 1D, उसमें भी मोशन इन 1D ओनली। चलिए,
शुरू करते हैं सबसे पहले अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कि रेफरेंस फ्रेम बेसिकली है क्या। तो जैसा हमने बोला था कि आप जहां ऑब्जर्वर को खड़ा कर दो वो आपकी बन जाती है रेफरेंस फ्रेम, कि ऑब्जर्वर जो है या जो मोशन को देख रहा है वो कहाँ खड़ा है, वो कहलाएगी रेफरेंस फ्रेम। ज्योमेट्रिकली से हम देखिए, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपना रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। तो एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अपना रेफरेंस फ्रेम होती है, और उसमें भी जनरली ओरिजिन को अपन एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर जो है वो ओरिजिन पे खड़ा हुआ है और वहां से वो ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ऐसा हम एक रेफरेंस फ्रेम को कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या देखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन कितना है, ये सारी चीजें वो ऑब्जर्वर बताएगा कि वो उसको कितना दिख रहा है ऑब्जेक्ट जाता हुआ। ठीक है। तो रेफरेंस फ्रेम मतलब जहां से आप पूरे मोशन को ऑब्जर्व करें। चलिए, जनरली रेफरेंस फ्रेम हमारी ग्राउंड रहेगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे, ऐसी सिचुएशन पे आएंगे जब रेफरेंस जो फ्रेम है वो चेंज भी होती है। अच्छा, रेफरेंस फ्रेम स्टेशनरी भी हो सकती है और मूव भी कर सकती है। मूव मतलब जैसे आप जब बैठे हुए थे कार में अपने दोस्त के साथ, तो एक्चुअली तो आप चल रहे थे ना कार में, भाई आप कार के साथ मोशन में थे। तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे अपने फ्रेंड को तो आप रेस्ट पे दिख रहा था वो। तो अगर सोचा जाए कि रेफरेंस फ्रेम अभी क्या है, तो आप रेफरेंस फ्रेम खुद थे क्योंकि आप खुद ऑब्जर्व कर रहे थे, और आप रेफरेंस फ्रेम में मतलब आप तो कार के साथ मोशन में हैं। तो रेफरेंस फ्रेम कैन बी इन मोशन और कैन बी स्टेशनरी, कोई भी हम बस में बात ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट अगर बात करें तो आते हैं अब मोशन के वेरिएबल्स पे, कि मोशन में हमें जब पढ़ना है तो क्या क्या चीजें पढ़नी है। क्या मोशन को अगर डिफाइन करना है तो किन किन बातों से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज इसमें आती है वो आती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या है? भाई आप अपने लेट्स से घर से स्कूल के लिए निकले, ठीक है। तो सोचो कि आप जिस बस में बैठे स्कूल बस में, वो स्कूल बस आपके घर के बाहर से आपको पिक करा, एंड देन आपके दोस्तों के यहाँ से पिक करते 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 फाइनली घूम घुमा के स्कूल पहुंची। तो ये जो पाथ उसने ट्रैवल किया, ये पाथ की जो लेंथ है वो कहलाती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? जो एक्चुअली पाथ कवर किया गया वो, उसकी लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल, जो शॉर्टेस्ट पाथ है। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे यहाँ हम इस डायग्राम में अगर देखें तो ए और बी दो पॉइंट हैं। एक ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक चला रेड वाले पाथ पे, रेड कलर में जो पाथ शो कर रखा है उस पे, और उसकी जो लेंथ थी डेल्टा एस थी। डिस्टेंस को एस से या डेल्टा एस से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा एस उसकी लेंथ थी। तो डिस्टेंस कितना हो गया जो पाथ कवर किया डेल्टा एस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब ए से बी को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट विच इज डेल्टा आर। अब यहाँ पे एक खास बात क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर स्केलर याद है ना? वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है और स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काम आता है। तो डिस्टेंस सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कैसे किया जाए? तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, मतलब वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो यहाँ पे अगर ए इसका इनिशियल पोजीशन थी तो आर आई जो दिखा रखा है वो है इसकी इनिशियल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन वेक्टर। आर फाइनल जो है वो बी को ज्वाइन कर रहा है, यह है इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं? हमेशा ओरिजिन से। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर विच इज डेल्टा आर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये वाला रिलेशन कि डिस्प्लेसमेंट होता है डेल्टा आर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर।
ठीक है सारी बातें। चलिए अब इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, उन बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपके सामने फर्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि जो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, इन दोनों की डायमेंशंस जो हैं वो सेम होती है, दोनों की डायमेंशन लेंथ के इक्वल होती है। ये बात भी ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही लेंथ होती है, और दोनों की जो एसआई यूनिट है वो मीटर होती है। यहाँ तक भी बात ठीक है। चलिए अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा जाए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट वाला जो ए आपको दे रखा है, एक ऑब्जेक्ट को फेंका तो उसने पाथ जो फॉलो किया वैसा सेमी सर्कुलर पाथ इसने फॉलो किया। इस सेमी सर्कल पे घूम के वो ए से बी तक पहुंच गया। तो आपको पूछा गया कि इस ए से बी तक जाने में उसका डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो सोचो डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया वो ना। एक्चुअल पाथ कौन सा कवर किया उसने, उस सेमी सर्कल पे वो घूम के यहाँ तक पहुंचा। तो सेमी सर्कल पे जब घूमा तो हमें पता है कि हाफ पेरिफेरी कितनी होती है एक सर्कल की, पाई आर। फिर टोटल होती है 2 पाई आर। यहाँ सेमी सर्कल है तो कितना हो जाएगा, पाई आर। तो डिस्टेंस जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा जाएगा, तो सोचो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से बी तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ए से बी तक का अगर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, ट्वाइस ऑफ रेडियस या डायामीटर जिसे बोलते हैं, विच इज 2r। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, ये जो मॉड लगा रखा है इसे बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड। मॉड मतलब पॉजिटिव या सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ कितना आया, 2r। और अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपसे पूछी जाती तो क्या बोलते, ए से बी की तरफ, है ना। ए टू बी इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात। अच्छा सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या किया कि ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला। अब जब ऊपर उछाला है तो वो घूम के वापस नीचे भी आएगा, और बिल्कुल ऊपर, ठीक ऊपर उछाला था तो उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस नीचे भी आ गया बी पे। ऐसा इसमें हमें दिखा रखा है। अब इसमें पूछा गया कि अगर ये h हाइट तक ऊपर गया था और फिर वापस नीचे आया उसी पोजीशन पे जहां से फेंका था, तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअली पाथ लेंथ। तो h ऊपर गया और फिर h नीचे भी आया, तो उसका एक्चुअली पाथ कितना कवर किया उसने, एक्चुअल जो पाथ किया वो हो गया 2h। ठीक है, h ऊपर और h नीचे, तो डिस्टेंस तो हो गया 2h। अच्छा अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो जहां से वो चलना शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। भाई जहां से चला वहीं वापस आ गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस तो 0 है ना। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, जब मोशन घूम के या मोशन के दौरान पार्टिकल जब घूम के वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 0। ठीक है, ओके। अब देखो थर्ड पॉइंट, जो थर्ड एग्जांपल जो है उसमें एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से स्लाइड किया। भाई यहाँ रखा ए पॉइंट पे और उसको रिलीज कर दिया या छोड़ दिया, तो वो इस पे स्लाइड करता 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 नीचे आ रहा है। तो लेट्स से बी पॉइंट तक जब पहुंचा, यहाँ तक वो जब पहुंचा तो उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो एस था, इसने एस लेंथ ट्रेवल करी। तो यहाँ सोचो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या दोनों ही इक्वल होंगे, क्योंकि भाई ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और जब स्ट्रेट लाइन में चलता है बिना अपने डायरेक्शन चेंज किए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं। जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई वो लगातार इसी तरफ नीचे की तरफ गिरता रहा, तो जितना उसका डिस्टेंस है उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो ये बात भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन में एक पार्टिकल चलता है या ऑब्जेक्ट चलता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं सेकंड पॉइंट पे। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। ये इसने बोला कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट
यहाँ से चलना शुरू हुआ और इस तरीके से घूम के यहाँ तक पहुंचा, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जो है वो पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट वो जो है वो स्ट्रेट लेंथ है। तो हमें ये बात जानते ही हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा होगा इस केस में। या ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट ही गया यहाँ तक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं यहाँ पे। लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से भी छोटा हो जाए? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअली पाथ उसने कवर किया है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कवर किया, तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं कवर किया तो वैसे ही वो मोर देन डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमें एक बात यहाँ से समझ में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो इसमें थर्ड पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड while distance depends on actual path and so can have many values। इसका मतलब ये है कि अगर A से B तक मुझे जाना है, तो सोचो मैं जो पाथ लूं, मैंने अगर ये पाथ लिया तो इसके हिसाब से डिस्टेंस कुछ और आई। अगर मैं ऐसा कुछ पाथ लेता तो इसके हिसाब से डिस्टेंस कुछ और आती। अगर मैं ऐसा पाथ लेता तो डिस्टेंस कुछ और आती। मतलब डिस्टेंस डिपेंड करता है कि आप कैसा पाथ लेते हैं। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन पाथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहने वाला है, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो। तो ए से बी तक की जो स्ट्रेट लाइन सेपरेशन है वही डिस्प्लेसमेंट है और वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इसने यही बोला कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिंगल वैल्यूड होता है, मतलब उसकी एक ही वैल्यू हो सकती है, जबकि जो डिस्टेंस है वो बहुत सारी वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल पाथ। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इसने बोला कि फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विद टाइम व्हाइल डिस्प्लेसमेंट कैन। देखो ये क्या कह रहा है कि एक अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहां से चलना शुरू हुआ, लेट्स से गया इस तरफ, फिर मुड़ा इधर, फिर इधर आया, फिर इधर चला, ऐसे लगातार वो मोशन में है। इस तरीके से वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो सोचो कि आपको बोला डिस्टेंस के बारे में, तो डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया। तो लेट्स से यहाँ 10 मीटर चला, यहाँ 5 मीटर चला, फिर 10 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, ऐसा वो लगातार चल रहा है। तो सोचो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इसने। तो जितना भी मैंने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, न्यूमरल्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, उन सब का सम इज द डिस्टेंस। 10 + 5 + 10, 5, 10, 10, इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो लगातार इंक्रीज ही कर रहा है ना, चाहे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस आया भी, तब भी उसका डिस्टेंस तो बढ़ता ही गया। लेकिन सोचो डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो जब वो दूर गया अपने इनिशियल पॉइंट से तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो अपने इनिशियल पॉइंट की तरफ वापस आया तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा? सोचो जब वो इस पॉइंट पे था तो आप डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 10। लेकिन जब वो घूम के इस पॉइंट पे आ गया तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 के बराबर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट कम हुआ? बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस आ जाए, लेकिन डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। डिस्टेंस हमेशा पाथ लेंथ होती है, वो इंक्रीज ही होती है हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट बोला है, फिफ्थ पॉइंट, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। तो एक मूविंग पार्टिकल के लिए डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकती। पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब वो अपनी पोजीशन छोड़ के निकल चुका है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी, डिस्टेंस हमेशा लेंथ होती है, वो ऐड ही होती चली जाएगी। जबकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और नेगेटिव, ये एक खास बात है यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो जीरो कब होगा? सोचो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, इस तरफ गया, घूम के वापस अपनी लाइन पे यहाँ तक पहुंच गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? बिल्कुल हो गया। अब सोचो ये इसको क्रॉस करके आगे इस तरफ निकल गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो ये कहलाएगा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है।
तो अगर आपने बोला था कि इस तरफ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव पे काम करते थे, रिमेंबर। अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जबकि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर अ मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल की बात हो रही है। रेस्ट पे होगा तो डिस्टेंस भी जीरो ही होगा, मूविंग है तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं 6 पॉइंट की। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस इन जनरल। ठीक है, वो बात हम ए से बी में कर ही चुके हैं कि इन जनरल अगर बात करें तो डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही होती है। इक्वल भी हो सकती है जब वो स्ट्रेट लाइन पे चले और अपना पाथ की अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चला तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। जनरली वो डिपेंड करता है कि मोशन कैसा है। डिस्टेंस हमेशा हम कह सकते हैं कि जनरली उससे ज्यादा ही होती है डिस्प्लेसमेंट से। चलिए, तो आपके सामने एक न्यूमेरिकल है। आपसे पूछा गया कि एक ऑब्जेक्ट अगर ए से सी तक गया वाया बी, तो ए बी सी पाथ उसने फॉलो किया, तो पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ निकालने के लिए हमें एक तो ये x निकालना पड़ेगा और एक ये y निकालना पड़ेगा। तो x लेंथ कौन सी है? a से b वाली, y लेंथ b से c वाली। तो ये हो जाएगा इसका डिस्टेंस। तो चलिए पहले डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालें? तो करने के दो तरीके हैं अपने पास। या तो मैं दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लूं। याद है दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते थे? अगर x1 y1 यहाँ पे है और x2 y2 यहाँ होता था, तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे दिया जाता था? आप पढ़ चुके हैं मैथ्स में, पहले ज्योमेट्री में होता था रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये होता था ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ऐसे अपन ए बी अगर निकालें तो लिखेंगे रूट ओवर 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा अगर लिखें यहाँ पे बी सी के बराबर तो लिखेंगे रूट ओवर 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस अगेन 8 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं इसे सिर्फ न्यूमेरिकल्स अच्छे होने के लिए मैं इसे 5 कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि अपने वैल्यू अच्छी आ जाए। मैं इसे 5 लिख रहा हूँ, तो इसको यहाँ भी चेंज कर देते हैं। ये 3 की जगह हो जाएगा 5। तो अब देखिए आंसर क्या आता है। यहाँ से आएगा आपके पास रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 5, और इधर से भी आया रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 5। तो दोनों आपका जो x और y आए हैं वो 5 और 5 आए हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस आया है, डिस्टेंस आएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 मीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस तो आपके पास आ गई 10 मीटर्स। अब पूछा है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट r, ए से सी, इनिशियल से फाइनल। अब अगर डिस्प्लेसमेंट आपको पूछा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा ए सी डिस्टेंस के बराबर विच इज रूट ओवर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 8। क्लियर है बात? 9 माइनस 1 इज 8 स्क्वायर प्लस 0, तो 8 स्क्वायर रूट आएंगे तो आंसर आएगा 8 मीटर्स। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 8 मीटर्स, जबकि डिस्टेंस आया 10 मीटर्स। बात ठीक भी है, डिस्टेंस इज मोर देन डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करते? तो इसका एक तरीका जो है वो ये है कि हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते ऐसे कि ये इसका इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी, ये था 1,5 और ये था 9,5। तो हम इनके वेक्टर्स लिखते हैं आर इनिशियल और आर फाइनल।
ये होता आपका आर इनिशियल, ये होता आर फाइनल, और ये होता आपका डिस्प्लेसमेंट आर। तो आर इनिशियल अगर लिखा जाता है तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको वेक्टर लिखना होता है तो एक्स के साथ आई लगा देते हैं और वाई के साथ जे। तो 1,5 में हो जाएगा 1 i कैप प्लस 5 j कैप। और इसे आर फाइनल जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा 9 i कैप प्लस 5 j कैप। और अपने को निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, अभी हम पढ़ के आए हैं ऊपर। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अगर करें तो कितना आएगा, 9 - 1 i कैप प्लस 5 - 5 j कैप। कितना है आंसर आपके पास, 8 i कैप। तो ये आपका आया डिस्प्लेसमेंट जिसका मैग्नीट्यूड है 8 मीटर्स, जो हमने सेम यहाँ मिला था, और इसकी डायरेक्शन है आई कैप टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो दोनों ही तरीके हैं डिस्प्लेसमेंट लिखने के। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप कोऑर्डिनेट्स के बीच का सेपरेशन निकाल सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो इस तरीके से आप दोनों वेक्टर्स लिखेंगे और उनको सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो ये जो एवरेज स्पीड या वेलोसिटी है ये है क्या? तो सोचो तुम, अपन वही एग्जांपल लेते हैं कि स्कूल के लिए निकले तुम घर से और डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट था 5 किलोमीटर। तुम्हें टाइम लगा 1 घंटा। ओके, तो सोचो एवरेज स्पीड क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड तुम लिखोगे कि भाई 1 घंटे में तुमने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया इसका, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन इज एवरेज स्पीड। तो ये जो फैक्टर्स हैं या ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या दिखाता है, ओवरऑल फास्टनेस। भाई एक्चुअली तो ऐसा नहीं हुआ ना कि तुम पूरे टाइम 10 किलोमीटर पर आवर से चलते रहे। एक्चुअली तो ऐसा था कि भाई तुम्हारे घर से जब गाड़ी निकली तुम्हें लेके, तो तुम्हारे फ्रेंड के यहाँ रुकी, उसे लिया, फिर आगे चल के कहीं और रुकी, किसी और को लिया, देन बीच में ट्रैफिक था तो गाड़ी रुकी, देन एक्सेलरेट हुई, लगातार मोशन में वेरिएशन था। कहीं पे स्पीड कम थी कहीं पे ज्यादा, लेकिन ओवरऑल फास्टनेस अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि 1 किलोमीटर या 1 घंटे में इसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर कवर किया। तो एवरेज वेलोसिटी, तो जैसे एवरेज स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना हुआ था, 5 किलोमीटर, तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात? दोनों ही फॉर्मूले अपन ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो अपन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एवरेज वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी। और होनी भी चाहिए। भाई स्पीड को आपने रिलेट किया था डिस्टेंस से, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी, स्केलर। जबकि वेलोसिटी को आपने रिलेट किया डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो उसमें पॉइंट लिखा गया है वो पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है ये है कि एवरेज स्पीड या वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टाइम इंटरवल पे। मतलब सोचो कि तुम जब घर से निकले अपने स्कूल बस में, तो 1 घंटा टोटल टाइम तुम्हें लगा था। तुमने बोला कि एवरेज स्पीड जो तुम्हारी है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। ये तुमने कैलकुलेट किया 1 घंटे में 10 किलोमीटर चला इस वजह से। अगर सोचो ऐसा ही होता कि तुम जब घर से निकले तो शुरू के आधे घंटे में तुम सिर्फ 3 किलोमीटर चले, पॉसिबल है ऐसा? शुरू के आधे घंटे में बस 3 किलोमीटर चले, तो तुम उस आधे घंटे के लिए अगर एवरेज स्पीड लिखोगे तो क्या लिखोगे? तुम लिखोगे 3 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम कितना लगा तुम्हें, हाफ आवर, 30 मिनट्स की बात हो रही है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारी एवरेज स्पीड होगी उस फर्स्ट आधे घंटे के लिए। अच्छा, सेकंड आधे घंटे में कितना चलोगे? सेकंड आधे घंटे में चलोगे 7 किलोमीटर, क्योंकि टोटल था 10। और अब अगर बात करें तो ये हो जाएगी 14 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर। तो यस, जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है कि आप किस टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं।
शुरू का आधा घंटा या लास्ट का आधा घंटा, दोनों के लिए एवरेज स्पीड अलग अलग होगी, ओवरऑल एवरेज स्पीड और अलग थी। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से टाइम इंटरवल के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है कि जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए एक सिंगल वैल्यू आई थी ना, ए से बी तक अगर मुझे जाना है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है, स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस भी हो सकता था, मैं ऐसे जाऊं ऐसे ऐसे घूम के जाऊं, पाथ लेंथ पे डिपेंड करता था कि डिस्टेंस कितना है। वैसे ही अगर डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी से रिलेट करें और डिस्टेंस को एवरेज स्पीड से रिलेट करें तो वेलोसिटी के लिए सिंगल वैल्यू होगी, जबकि स्पीड के लिए मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द पाथ। क्लियर है? वैसा ही ये पॉइंट है जैसा मैंने डिस्कस किया था। अगर फोर्थ पॉइंट देखें इसका, तो ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट घूम के फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए, बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, तो इसके लिए अगर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात होगी तो एवरेज वेलोसिटी कितना लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और कोई ऑब्जेक्ट घूम के अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसके लिए, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए वेक्टर अपने दिखा रखा है ऊपर, तो एवरेज वेलोसिटी भी हो गई जीरो। जबकि एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस तो पाथ फॉलो किया है इसने, तो डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस की कोई पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला हिसाब है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमने बोला था कि एवरेज वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो वैसे डिस्प्लेसमेंट भी था ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और ऐसे ही एवरेज स्पीड डिस्टेंस से रिलेट करो सीधा, कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। सही बात है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव या जीरो नहीं होता था मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, तो बस वही बात यहाँ भी है। तो जो जो रिलेशन आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, सेम रिलेशंस यहाँ भी होल्ड करते हैं, बस हमें टाइम से डिवाइड कर देना है, इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कह रहा है कि जनरली एवरेज स्पीड जो है इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। वही जो मैंने बात करी थी कि जनरली जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, बट इक्वल हो सकते हैं जब मोशन ऐसा हो कि वो स्ट्रेट लाइन में हो और पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हो, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। ऐसा यहाँ भी बोला है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। सेम वैसा ही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। चलिए, जो इसका लास्ट पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर हमें ग्राफ प्लॉट करें डिस्टेंस और टाइम के बीच में, तो ये ग्राफ जो आपको दिख रहा है डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप होगा इस कॉर्ड का एक गिवन टाइम इंटरवल के लिए, तो हम क्या मानते हैं कि अब यहाँ दो पॉइंट कंसिडर कर लिए, ए और बी। जो ये ग्राफ आपको दिखा रखा है कर्व है डिस्टेंस और टाइम का, तो टाइम के साथ डिस्टेंस ऐसे कर्व के साथ वेरी कर रही है। इस कर्व पे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए ए एंड बी। तो T1 टाइम पे ये A पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस था S1 और T2 टाइम पे B पॉइंट के हिसाब से डिस्टेंस था S2। अब मुझे अगर इस ए बी लाइन का, मैंने एक स्ट्रेट लाइन से इसको जोड़ दिया A और B को, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप हम पढ़ा था, स्लोप लिखते हैं tan phi से, जो एंगल है tan phi वो होता है स्लोप। तो अगर ये ट्राइंगल आप देखें तो इसमें ये जो लेंथ है वो डेल्टा एस है, डेल्टा एस मतलब डिस्टेंस जो यहाँ से आई, और जो नीचे ये वाली लेंथ है ये है डेल्टा टी जो टाइम में डिफरेंस है। एंड व्हाट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, डिस्टेंस बाय टाइम, नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी, या सॉरी एवरेज स्पीड। डिस्टेंस की बात हो रही है तो एवरेज स्पीड। टेन फाई निकालोगे तब भी तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी ही लिखोगे। तो यही बात यहाँ लिखी गई है कि अगर स्लोप देता है उस कॉर्ड का तो वो जो स्लोप है वो एवरेज स्पीड देता है। तो बात ध्यान रखिए कि डिस्टेंस टाइम कर्व का जो स्लोप है वो स्पीड देगा। और सोचो यही कर्व अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व होता तो स्लोप क्या देता, वेलोसिटी देता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लिंक होती है और डिस्टेंस से स्पीड। क्लियर है सारी बातें? चलिए, तो
ये जो स्लोप वाला पोर्शन है ये हम आगे फिर से एक बार यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में, और फिर आगे जब ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे तब भी। तो ये बात हमें ध्यान होनी चाहिए कि डिस्टेंस टाइम कर्व का जो स्लोप है वो आपको स्पीड देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इससे आगे, जहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड इसमें जो रिलेशंस बनते हैं वो देखेंगे, और देन आगे चलेंगे अपन एक्सेलरेशन पे और फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मोशंस पे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और कोई डाउट है तो पूछते रहिए। बाय बाय सभी आप लोगों को।